जी, आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है फेज रूल। इसको हम इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हमने जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फेज का, फेज रूल का डेली लाइफ में। पहले आपको फेज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है। ठीक है, तो फेज एक होमोजीनियस होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट और मैकेनिकली सेपरेबल सिस्टम होता है। सिस्टम विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट्स। यानी फेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल और ये दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। फेज के लिए कंडीशन क्या है? होमोजीनियस हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, मैकेनिकली सेपरेबल सिस्टम हो और इक्विलिब्रियम में हो दूसरे कंपोनेंट के साथ। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे आपको फेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता जाएगा। तो हम बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम में फेज की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो कैलकुलेशन ऑफ फेज हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि एक सिस्टम दिया हुआ है, आपने चेक करना है कि उसमें कितने फेज हैं। तो उसके लिए कुछ मैं आपसे एग्जांपल्स और पॉइंट्स शेयर करता हूं। तो नंबर वन है हमारे पास कि जो गैसेस होती हैं, गैसियस मिक्सचर, इनका फेज जो होता है वो सिंगल फेज होता है, होमोजीनियस होती। क्यों? क्योंकि देखिए गैस का कोई कलर तो होता नहीं, कलरलेस होती हैं। तो इनका जो फेज क्या होगा फिर? ये होमोजीनियस होगा। जैसे O2 प्लस NO2 आपस में मिक्स कर जाएं और मिक्स करने के बाद ये इनकी कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाएगी और आफ्टर मिक्सिंग ये एक होमोजीनियस फेज बना देंगे। क्या बना देंगे? होमोजीनियस फेज बना देंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो गैसेस जो होती है उनका सिंगल फेज होता है, यानी होमोजीनियस है तो उनका जो फेज क्या होगा? P उनका 1 होगा। ये बात आप याद रख ले, ठीक है। और इसे इसी में अगर आप दूसरी बात जाने कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है A2B2 में कोई कंपाउंड बना रहा है C2, ठीक है जी। C2 कोई सिस्टम बना रहा है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बात आपने याद रख लेनी है कि अगर ए और बी जो हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल फोर्सेस हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल फोर्सेस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। और ये टेंडेंसी रखते हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, इनकी टेंडेंसी है। तो ये गैसीय सिस्टम, ये क्या है? गैसीय सिस्टम है और ये टेंडेंसी रखते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने की। तो याद रख लें इनका जो फेज होगा वो 2 होगा, यानी इनमें जो फेज होंगे वो 2 फेज होंगे। याद रख लें, ठीक है जी। कि ए एक लिक्विड बन सकता है और बी भी लिक्विड में जा सकता है, तो दो डिफरेंट लिक्विड हो जाएंगे देन। तो उनका जो फेज होगा वो दो पर मुश्तमिल होगा, दो डिफरेंट लिक्विड हो जाएंगे। फिर ये तब होगा जब इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना
चाहते हैं। अदरवाइज अगर इनके दरमियान फोर्सेस नहीं है, वीक वेंडरवाल फोर्सेस हैं, तो इनका फेज 1 होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अमोनिया हो गया या वाटर है, आपको पता है इनमें जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है और ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं आपके पास, हमने कोलाइडल केमिस्ट्री पढ़ी है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस फेज होता है। ये बात आप याद रख लें, आपने वहां भी पढ़ा था कि उसके जो पार्टिकल के साइज होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से वो एक हेट्रोजीनियस फेज होता है। ठीक है, तो फेज यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी फेज मुश्तमिल हो सकता है नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास एक सिस्टम है, वाटर उसमें एज अ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर AgNO3 और AgCl, ये दो सोल्यूट प्रेजेंट हैं, तो फेज इनके कितने हो जाएंगे, जितने सोल्यूट हैं दो, और सॉल्वेंट का एक फेज हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फेज कितने हो जाएंगे, 3। अगर एक ही आपके पास है सोल्यूट तो फेज 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रख ले, कोलाइडल के जो भी सोल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है तो याद रख लें ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर होता है। तो होमोजीनियस होगा तो जो उनका फेज होगा वो P1 होगा। उनका फेज क्या होगा, 1 होगा। मिसाल के तौर पर HCl और HF, ये अगर मिलकर होमोजीनियस फेज बना रहे हैं तो इनका जो फेज होगा वो 1 होगा। इसके बाद लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, इसकी अगर हम बात करें तो पोलर इन पोलर, पोलर आपको पता है पोलर में डिसॉल्व होता है। अगर पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा तो वो सिंगल फेज बनाएगा, उनकी फेज की वैल्यू 1 होगी, एक होमोजीनियस बना लेंगे। और नॉन पोलर इंटू नॉन पोलर, तो उनका फेज भी 1 हो जाएगा। अगर पोलर प्लस नॉन पोलर हो जाएं तो अब यहाँ पर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे आप ऑयल डाल दे वाटर में तो आपको दो लेयर मिल जाएंगी, दो फेज मिल जाएंगे अलग अलग, तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स फिफ्थ पॉइंट की, तो उसमें ये होगा कि अगर एक गैस गैस किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है तो वहां पर जो फेज होंगे वो दो होंगे हेट्रोजीनियस। मिसाल के तौर पर SO2 प्लस वाटर, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो यहाँ पर फेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। तो गैस अगर किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, और ये उस सूरत में होगा जब इस गैस की वाटर में सोलबिलिटी बहुत कम होगी, सोलबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि यूजुअली नॉन पोलर गैस होगी तो वो लेस सोलबल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे NH3 हो गया, ये गैस हो, या HCl गैस के तौर पर प्रेजेंट हो और ये वाटर में प्रेजेंट हो, तो ये मिलकर एक फेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल होमोजीनियस फेज बनाएंगे। क्योंकि ये जो पोलर गैसेस होती हैं इनकी सोलबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में, इसलिए इनका फेज 1 होगा। जबकि नॉन पोलर गैसेस होंगी और पोलर आपका लिक्विड होगा तो उनमें हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, जिसकी वजह से उनका जो फेज होगा वो 2 होगा।
अब हम सॉल्यूशन की बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लें तो उसका जो फेज होगा वो 1 होता है क्योंकि वो होमोजीनियस होता है। अगर हम बात करें अबव सैचुरेशन, इसको मैं समझाता हूं अभी। अबव सैचुरेशन तो फेज 1 नहीं होगा, ठीक है। बिलो सैचुरेशन फेज 1 है, बिलो या एट सैचुरेशन पॉइंट फेज 1 होगा। मिसाल अगर आपको मैं दूं कि ये वाटर है, इसमें आप नमक ऐड कर रहे हैं NaCl, आप इसमें डिसॉल्व करते जा रहे हैं, नमक के पानी में मालिक्यूल सॉल्युबल होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 15 ग्राम आपने ऐड कर दिया मिसाल के तौर पर। फिर 20 ग्राम, आपको मैं कहता हूँ कि 20 ग्राम जो नमक है वो 100 ग्राम वाटर में सोलबल होता है। तो आपने 20 ऐड कर दिया, अब तो ये सोलबल था 20 तक, तो ये सैचुरेटेड बन गया है। अब आप 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे तो वो नीचे जाकर प्रेसिपिटेट बना देगा। अब आप देखिए, एक सॉलिड फेज हो जाएगा, एक लिक्विड फेज हो जाएगा। तो यहां पर जो फेज वो 2 हो जाएंगे। तो अबव सैचुरेशन फेज 2 होते हैं, और अगर बिलो सैचुरेशन की बात करें तो फेज 1 होगा, एक ही लिक्विड फेज होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 कि मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड जो होता है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम, जैसे मैं आपसे कहता हूं नमक में NaCl में आपने सैंड ऐड कर दी है, तो ये डिपेंड करेगा, जितने सॉलिड होंगे उतने ही फेज होंगे। तो यहाँ पर सॉलिड कितने, 1 2, तो फेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। अगर आपके पास एलोय है तो एलॉय जो होता है ये होमोजीनियस इन नेचर होता है, होमोजीनियस होता है। एलॉय इज आल्सो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। जैसे बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कजन, तो ब्रास कजन का एलॉय है। कॉपर एंड जिंक, मैं याद ऐसे रखता हूं, कजन, कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास जो होता है वो कजन का एलॉय होता है। तो ये मिलकर एक होमोजीनियस सिस्टम बना देता है। तो एलॉय का जो फेज होगा वो 1 होता है, और अगर कोई हेट्रोजीनियस सॉलिड्स हैं उनका फेज 1 नहीं होगा। इसके बाद एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये ये सॉलिड होता है, कैल्शियम आपके पास सॉलिड होता है, और CO2 ये गैस की फॉर्म में होती है। देखिए, डीकम्पोजिशन की अगर आप बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इटसेल्फ सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये एक अलग सॉलिड है, लेट्स सपोज ये नमक की तरह का है, मैं मिसाल देता हूँ, और ये सैंड की तरह का है। तो क्या ये आप नेक डाई से देख सकते हैं? फेज तो वो होता है जिसमें आप नेक डाई से ना देख सके, होमोजीनियस हो सिस्टम। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये एक फेज नहीं हो सकती। इनकी स्टेट तो सेम है, फेज सेम नहीं है। इनकी स्टेट तो सेम है, सॉलिड स्टेट है दोनों की, फेज सेम नहीं है। आपने कल डिफरेंस बताना है मुझे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड फेज। फेज और स्टेट के दरमियान क्या डिफरेंस है, नोट कर लें। और गैस तो एक अलग से फेज होता है। इसी तरह अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है, और HCl बन गैस के तौर पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सॉलिड, ए 1 फेज, यहाँ पर ये दोनों गैस हैं, तो गैस आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हैं। तो ये एक फेज हो जाएगा, तो इनका फेज टोटल कितने हो जाएंगे, 2 फेज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद फर्दर हम एक और एग्जांपल देखें फेज के मुतालिक।
तो मैं कहूं कि अगर कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, प्लस कॉपर सल्फेट है, इसमें मैं कहता हूँ 3 वाटर मॉलिक्यूल है, और मैं कहूँ कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल है। आप एक क्वेश्चन और नोट करें कि कोई भी चीज कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच कर सकती है। वाटर के मॉलिक्यूल जैसे कॉपर 5 भी अटैच कर रहा है, 3 भी और 1 भी। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और कोई भी कंपाउंड कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने साथ अटैच कर सकता है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? आया कि इनके वैलेंस शेल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ऑक्टेट पर डिपेंड करता है, या किस चीज पर? ये आपने कल मुझे बताना है। नोट कर लें दोनों क्वेश्चन, जिसने ना किए देखिए रिमूविंग स्टार्ट है, बहुत से लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। तो जो काम नहीं कर रहा वो नहीं रहेगा ग्रुप में। कॉपर सल्फेट डाट 5 वाटर मॉलिक्यूल, अब जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट है, इसके साथ 5 है, इसके साथ 3 है, और इसके साथ 1 है, तो ये सेपरेटली एक फेज कहलाएंगे, ये याद रख लें। तो यहाँ पर 3 फेज हो जाएंगे। ये अलग अलग से कंपाउंड है, ऐसे समझे आप। ये अलग अलग से कंपाउंड है, हर एक के साथ वाटर डिफरेंट है, तो इसके लिए इनका फेज भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। आई थिंक आपको फेज के मुतालिक अब कोई उबहाम नहीं रहा होगा, जितनी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है। तो फेज तो क्लियर हो गया होगा, अब आप किसी का भी फेज बता सकेंगे इजीली। फिर बात आ जाती इक्विलिब्रिया क्या चीज होती है। इक्विलिब्रिया, देखिए इक्विलिब्रिया ऐसी चीज को कहते हैं कि एक सिस्टम है, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास वाटर है एक कंटेनर में, और वो क्लोज कंटेनर में है। यहाँ पर वाटर आपका लिक्विड है, ये लिक्विड है। आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और ये वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में जो रेट था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेपर बन रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितने वेपर बन रहे थे उतना ही वेपर जो होंगे वो लिक्विड में वापस आ रहे होंगे। तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रिया कहते हैं, या इक्विलिब्रियम कहते हैं इस स्टेट को। और इसके लिए कंडीशंस का सेम होना बहुत जरूरी है, यानी जो कंडीशन आपने फॉरवर्ड के लिए अप्लाई की थी वही आप बैकवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ये बात आप याद रख लें। तो ये इक्विलिब्रियम होता है। अब हम बात करते हैं फेज के बाद कंपोनेंट की, कि कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे। कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट की डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट होती डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। क्या होती हैं? डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। इस बात को आपने गौर करना है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट sufficient sufficient for determining the the composition of all phases of a system।
कि कितने मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट आपको चाहिए होंगे एक सिस्टम की कंपोजिशन को बताने के लिए। मैं आपको मिसाल दूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें वाटर सॉलिड भी है, वाटर आइस भी है, और वाटर वेपर भी। और ये तीनों कब पॉसिबल होते हैं? जब ट्रिपल पॉइंट आ जाता है वाटर का। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड, सॉलिड और आइस, ये तीनों चीजें को एग्जिस्ट करती हैं। वाटर भी है, मैं कहता हूँ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये तीनों इक्विलिब्रियम में है एक साथ। तो आप लोग मुझे बताएं कि कितने कंपोनेंट मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। जी बताएं, जल्दी से बताएं। एनीवन? आंसर आया है 1, 3। सर 2 करने पड़ेंगे। 2 करने पड़ेंगे, 2। देखें, इस पूरे सिस्टम में प्रेजेंट क्या चीज है वो मुझे बता दें। क्या कोई डिफरेंट केमिकल स्पीशी है यहाँ पर? जी, एक ही केमिकल स्पीशी है, वाटर। तो मैं ये कह सकता हूँ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। मैं अगर ये कह दूं वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, तो आप समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? कि ट्रिपल पॉइंट आ गया सर, आप सही बता रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। समझ आई बात की या नहीं आई? कि आपने जब कह दिया वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, तो इट मींस वहां पर तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। आई थिंक ये बात आपको समझ आ जाएगी। कोई डिफरेंट केमिकल, मैं इसीलिए तो आपसे कहा था कि डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को ही कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंट केमिकल स्पीशीज नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अगर मुझे इस सिस्टम को बताना है तो गैस के लिए भी मैं वाटर कहूंगा, लिक्विड के लिए भी मैं वाटर कहूंगा, और सॉलिड के लिए तो वाटर ही कहूंगा, आइस है। तो अगर इस पूरे सिस्टम को वाटर कह दूं तो ये काफी होगा इस सिस्टम को बयान करने के लिए। ठीक हो गया। अब आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बाज औकात ये होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कंपोनेंट निकालने के लिए ना। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट सी, इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एवरी सब्सटेंस विच कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, जो सिस्टम से अलग की जा सके। मिसाल के तौर पर आप के पास वाटर है, सॉलिड, और आपके पास नमक है। आप इन दोनों चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट हर वो सब्सटेंस होगी जो एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, जिसे आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस ई। ई यहाँ होता है रिलेशन बिटवीन देम। क्या होगा? रिलेशन। ई यहाँ पर होता है रिलेशन बिटवीन देम। ई स्टैंड फॉर रिलेशन बिटवीन देम। तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास वाटर सॉलिड इक्विलिब्रियम में है वाटर लिक्विड के साथ, और वो इक्विलिब्रियम में है वाटर गैस के साथ, और ये सारा काम ट्रिपल पॉइंट पर होता है। अब देखें, कंपोनेंट आपने निकालने इसके, तो आप पहले नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने? 1, 2, 3। आप तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कितने आ जाएंगे? 3। और माइनस रिलेशन कितने इनके दरमियान देखें। इस सॉलिड का लिक्विड के साथ रिलेशन है 1, और एक रिलेशन तो ये हो गया, और इस लिक्विड का
इस गैस के साथ रिलेशन है, 2 रिलेशन है, तो 2 माइनस कर देंगे तो कंपोनेंट कितने बच जाएंगे, 1। आई थिंक अब ये को बात समझ आ जाएगी कि रिलेशन माइनस कर दें कॉन्स्टिट्यूएंट से तो आपके पास कंपोनेंट निकल कर आ जाएगा। इसी तरह हम मजीद एग्जांपल एक और देख सकते हैं कि हमारे पास सल्फर है, ये 4 तरह का, रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड में है, सल्फर वेपर में है। अब इन सब को एक्सप्लेन तो हम 1 से भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे यहाँ पर, फेज तो 4 है ना, लिक्विड, सॉलिड, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, तो 4 फेज होंगे। ठीक है, और इनके दरमियान रिलेशन कितने होंगे देखें। ये जो हम लिख रहे थे ना n-e, तो यहां पर आप फेज कर लें तो बेटर रहेगा ताकि आप मजीद कंफ्यूज ना हो, तो फेज कर लें आप, वहां पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की बजाय आप कर लें फेज कर लें ताकि आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। फेज वो सिस्टम होता है जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, तो फेज कर लें बेटर रहेगा। ये मैं कहता हूँ मोनोक्लिनिक के साथ है, और ये लिक्विड के साथ है, और ये फिर वेपर के साथ है। अब यहां पर जरा गौर करें तो इनके दरमियान रिलेशन कितने, 1 और 2 और 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन इनके दरमियान 3 है, और फेज कितने टोटल 4 हैं, तो 4 माइनस 3 आंसर विल बी अगेन 1। तो यहां पर भी कंपोनेंट कितने होंगे, एक सल्फर, हम कह सकते हैं कि सल्फर प्रेजेंट है। ठीक हो गया जी। अब सक्रोज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे जी, कोई बता सकता है मुझे सक्रोज सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने होंगे, एनीवन। इसके कंपोनेंट कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, या 1, 3, 1। देखिए इसके जो कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे। कैसे, आपके पास एक तो वाटर है प्लस सक्रोज है। अब आप ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर और सक्रोज 2 चीजें हैं, और अगर मुझे इस सिस्टम को बताना है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें पानी कितने परसेंट है और सक्रोज कितने परसेंट है, फिर ही जाकर मैं सिस्टम को बता सकूंगा। मैं ये कह दूं सक्रोज सॉल्यूशन है, तो मुझे ये तो नहीं पता सक्रोज का किस में सॉल्यूशन है, पानी में है या किसी और चीज में है, तो मुझे बताना पड़ेगा इसमें पानी इतना है और सक्रोज इतना है। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, एक वाटर और दूसरा सक्रोज। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सॉल्यूशन के लिए याद रख लें 2 कंपोनेंट होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है सॉलिड फुटकर और गैस। अब यहां पर आप पहले तो फेज काउंट कर लें, तो फेज इसके 3 है, सॉलिड, सॉलिड और गैस, 3 फेज हो जाएंगे। और रिलेशन कितने इनके दरमियान, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, तो इसके आपके पास कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 3 - 1 विल बी 2 कंपोनेंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 2 कंपोनेंट बताने की जरूरत है, मिसाल के तौर पर, या मैं कहूंगा कि अंदर सिस्टम के कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मतलब CO2 तो होगी ही होगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटने से ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। और या मैं कह सकता हूं कि अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ही होगा, क्योंकि अगेन वही रीजन है। या मैं कह सकता हूं कि सिस्टम के अंदर CO2 है और कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इट मींस ये किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो मुझे 2 कोई भी पार्ट बताने की जरूरत है यहाँ पर।
कितने पार्ट मुझे बताने पड़ेंगे? 2 पार्ट बताने पड़ेंगे सिस्टम के। इसी तरह अगर आप बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो यहां पर आपका जो केस होगा वो डिफरेंट होगा कि अमोनिया प्लस HCl ये दोनों गैस होती हैं। यहाँ पर फेज कितने हैं? 2। और कंपोनेंट कितने हैं? वो रिलेशन इनके दरमियान 1 है, तो 2 - 1, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लें कि आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। एक और 2 फेज हैं इनके। इसके बाद अगर आपसे ये पूछते कि वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर क्या मतलब होगा? वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो आपको ये बात तो पता है वाटर जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है तो वो किस में जा रहा होता है? गैस में जा रहा होता है। तो आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि वहां पर गैस होगी। जब आपने लफ्ज बॉइलिंग पॉइंट कह दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो किस में जा रहा है? वो गैस में जा रहा है। तो आपको ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, वाटर लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगा 100 डिग्री पर, तो ये किस में जाएगा? वाटर इन गैस। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, फेज कितने यहाँ पर? 2। और रिलेशन कितने इनके दरमियान? 1। तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 2 - 1 विल बी 1। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट आपने बता दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर वेपर में होता है। ठीक हो गया जी। फिर एक बात आ जाती फॉर आयनिक सिस्टम। अगर आपके पास कोई आयनिक सिस्टम है, आयनिक सिस्टम, तो इसमें याद रख लें आपने अलग अलग बतानी है। मैं आपसे कहता हूं NaCl, NaCl, KCl, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, वाटर इन लिक्विड। अब आवाज ठीक है जी? क्लियर है अब? जी अब बताएं, अब आवाज आ रही है? चलें ठीक है। तो बात हम कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई आयनिक सिस्टम है तो आपने उसमें आयंस भी कैलकुलेट करने हैं। एक सॉलिड भी कैलकुलेट करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट बनेंगे, सॉरी नंबर ऑफ फेज बनेंगे, वो 6 होंगे। लेकिन याद रख लें एक इनका रिलेशन भी होता है जिसको आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का एक रिलेशन रखते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है कि ये न्यूट्रल कंबाइन होकर पॉजिटिव और नेगेटिव ये न्यूट्रल भी बन जाते हैं। तो उसका भी एक रिलेशन याद रखना है। तो टोटल आपके पास कितने हैं यहाँ पर? 4, 5, 6 नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं इनके दरमियान जो रिलेशन हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे। 6 तो ये खुद से है ना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो एक वो ऐड कर लें 7 हो जाएंगे। तो
सात तो वो हो जाएंगे। अब आपने चेक करना है कि इनके दरमियान रिलेशन कितने हैं। तो एक NaCl सॉलिड ये टूटेगा और क्या बनाएगा, Na प्लस एक्वस और प्लस Cl एक्वस बना देगा, और KCl टूटेगा तो ये बना देगा KCl। ये तीन इक्वेशन आपने लिख देनी। वाटर लिक्विड से गैस में जाएगा तो आपके पास ये जो सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, तीन इक्वेशन बन जाएंगी, तीन तो रिलेशनशिप हो जाएंगे, और एक चौथा जो रिलेशन होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो उसको आप ऐड करेंगे साथ इसमें, ठीक है। तो 7 - 4, ये तो सात तो आपके पास कंपोनेंट है, एक वाटर गैस का भी है, एक कौन सा गैस भी है। तो सात तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, और तीन रिलेशन है, एक रिलेशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का है। तो 7 - 4 विल बी 3। तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट आपको चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए इस पूरे सिस्टम को। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें।